जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आपके साथ वैक्सीन सीरीज में साइंस के क्वेश्चन को लेकर डिस्कस कर रहा था, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि वह भाग जो अंडे बनाता है ना, अंडे का अर्थ होता है यानी मुर्गी वाले अंडे की बात नहीं कर रहा, वो ओवम की बात कर रहा है ना। ओवम जो फीमेल बनाते, जैसे अपने में यदि मेल की बात की जाए, है ना, मानव की बात की जाए, चूंकि ये पादप की बात कर रहा है ना, ये पादप के ही चारों भाग हैं। मैं यदि मानव की बात करूं तो मानव में ओवम है जो अंडाणु, क्या कहते हैं इसको, अंडाणु, है ना। कौन बनाता है अपना, फीमेल बनाती है, फीमेल में ही होता है ना, है ना। सेम पिक्चर यहाँ पे पूछी पेड़ों में कि कौन बनाता है पेड़ों में, तो पेड़ों में जो अंडे बनाते हैं फीमेल ही बनाएगी, और फीमेल क्या आपका स्त्री केसर होगा, इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। और ये चारों के चारों क्या हैं, तो आंसर करना है इसके, ये चारों के चारों पुष्प के भाग हैं, पुष्प भाग, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, एक अनियंत्रित नाभिकीय, नाभिकीय गलत है इधर पर भाई मेरे, होगा नाभिकीय, क्या होगा, नाभिकीय। अनियंत्रित मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। नाभिकीय भू श्रृंखला अभिक्रिया में, भू खला ये गलत है, भू श्रृंखला होगा। क्या क्या लिख दिया इसने भाई, भू श्रृंखला। एक अनियंत्रित नाभिकीय भू श्रृंखला अभिक्रिया में या अभिक्रिया की निर्मित होने का आधार है। तो मैं बता दूं, ये जो नियंत्रित अभिक्रिया श्रृंखला और अनियंत्रित अभिक्रिया श्रृंखला है, ये होते ही आपके नाभिकीय अभिक्रियाओं में। और चूंकि नाभिकीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं आपकी, दो प्रकार की होती हैं, है ना। वो दो प्रकार की कौन सी हैं, तो पहला है आपका नाभिकीय संलयन और दूसरा है आपका नाभिकीय विखंडन। और चूंकि दोनों अभिक्रिया में होता क्या है, एक में परमाणु का जुड़ना होता है नाभिकों का और नया परमाणु बनेगा बड़ा परमाणु, और एक में विखंडन होगा तो छोटा परमाणु होगा। ओवरऑल यदि देखा जाए तो बनता क्या है आपका, परमाणु बम ही बनता है, एक में बड़ा बनेगा एक में छोटा बनेगा। तो परमाणु बम में ही ये प्रक्रिया होती है आपकी नाभिकीय, जो आपकी नियंत्रित है और जो अनियंत्रित है ना। नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया किस में होती हैं, परमाणु बम में ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर क्या है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान 72 किलोग्राम है, 72 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर निम्न द्रव्यमान होगा। तो पहले आपको बता दूं कि मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं किसमें, द्रव्यमान में और भार में। क्या कहलाता है आपका मास, है ना। इससे पहले नहीं जाना तो आप जान लो कि क्या कहलाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये छोटा लगता है आपको द्रव्यमान सुनने में, बाकी इसको समझना कोई आसान बात नहीं है। इसको समझ लो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो गलत होने के तरीके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा आपको। तो द्रव्यमान क्या है, मैं यदि आपसे पूछूं, है ना, मैं मान लो एक मैं वस्तु हूँ, आप भी एक वस्तु हो, और ये बोर्ड भी, एक डिजिटल बोर्ड भी क्या एक वस्तु है ना। इस वस्तु के अंदर पदार्थ की मात्रा निहित है, इस वस्तु के अंदर क्या है, पदार्थ की मात्रा निहित है। और इस वस्तु ने, अर्थात मैंने या इसने या आपने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है, स्थान घेरा हुआ है। अर्थात यदि उसने स्थान घेरा है वस्तु ने, तो उसका कोई ना कोई आयतन भी है, कोई ना कोई आयतन भी है, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि द्रव्यमान क्या है, फिर द्रव्यमान क्या है, इस वस्तु में पदार्थ की मात्रा निहित है ना। और पदार्थ यदि है तो सीधी सीधी बात है, वो कुछ ना कुछ जगह तो घेरेगा ही, चाहे वो पदार्थ बिल्कुल छोटा भी क्यों ना हो, वो जगह तो लेगा ही ब्रह्मांड में। तो मैं पदार्थ है, यदि वस्तु के अंदर, मेरे अंदर पदार्थ की मात्रा निहित है, तो वही तो द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान की डेफिनेशन कैसे बनाओगे आप, किसी भी वस्तु के अंदर, चाहे ये हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, किसी भी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा जो उसके अंदर है, निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है, वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा, वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, आपका द्रव्यमान कहलाती है ना। द्रव्यमान की यूनिट होती है आपकी ग्राम, किलोग्राम और आगे जितनी भी हो आपकी, है ना। मैं आपसे पूछूं कि भार क्या है,
इधर पर क्वेश्चन गलत करते हो, द्रव्यमान और भार को लेकर आप लोग। तो मेरे को इस भार को समझाना है, इस वेट को समझाना है, इस वेट को समझाना है, इस भार को। व्हाट इज द वेट? ये क्या रे, कलर गड़बड़ हो रहा है यार। चलो इसको ही ले लेते, फेवरेट अपना तो भार। वेट है ना, हटा और इंग्लिश में भारी, ठीक है। तो क्या है वेट? ये वेट क्या है? देखो मेरा द्रव्यमान है, मैंने मान लिया मेरा द्रव्यमान कितना है, 50 किलोग्राम है। कितना है? 50 किलोग्राम है, ये मेरा द्रव्यमान है। फिर मैं पूछूं कि मेरा भार क्या है? मेरा भार क्या है? भार को आप किससे प्रदर्शित करते हो? W से, है ना, ये लिखा मैंने W। तो भार क्या वाला है, क्या चीज़ है भार? और इस द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हो आप? M से प्रदर्शित करते हो। W बराबर क्या होगा? आप कहाँ पर खड़े हो अभी? कहाँ पर रह रहे हो? पृथ्वी पर रह रहे हो, है ना। आप किसी भी वस्तु को छोड़ते हो तो वो आके नीचे गिरती है। मैंने छोड़ा, वो आके नीचे गिरी। तो इसका रीजन आपको मालूम है क्यों गिरी? रीजन मालूम है? पृथ्वी के द्वारा इस वस्तु पर जो मैंने छोड़े है, या जो वातावरण में है, या पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के पास है जो, तो पृथ्वी के द्वारा इस वस्तु पर जिसको मैंने छोड़ा, इस पर नीचे की ओर एक बल लगता है। पृथ्वी के द्वारा बोला मैंने, नीचे की ओर वस्तु पर एक बल लगता है, और उस बल को कहा जाता है गुरुत्वीय बल। क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बल, स्मॉल जी। और वस्तु यदि मैं हूं, इसकी जगह यदि मैं हूं, तो मैं ऊपर उछलूंगा। 50 किलोग्राम का हूं ना मैं, तो इस 50 किलोग्राम पर कितना लगेगा? G लगेगा आपका, इस मास पर। इसका भी कोई ना कोई मास है, तो इस मास पर किसने बल लगाया? पृथ्वी ने। वही आपका वेट है, वही आपका क्या है? वेट। तो M × G क्या हो जाएगा आपका? वेट हो जाएगा। अब यदि 50 किलोग्राम की वस्तु है, 50 किलोग्राम की वस्तु है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? वेट कितना होगा? पृथ्वी पर बात की मैंने, तो मास उसका है 50 किलोग्राम दिया हुआ है, और पृथ्वी पर G का मान कितना होता है? 9.8, है ना, इतना होता है। अब मैं इसको सिंपल करने के लिए पृथ्वी पर होता है G का मान, काय में? पृथ्वी पर, अर्थ में। मैं इसको सिंपल करने के लिए 9.88 की जगह 10 ले लूँ, है ना, ताकि ये कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो 50 × 10, भार कितना हो जाएगा आपका? ये 500 हो जाएगा पृथ्वी पर। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आपका भार 500 हो गया, लेकिन द्रव्यमान क्या चेंज होगा? द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। अब मैं पूछूं कि चंद्रमा पर, या फिर मैं बृहस्पति पर लेके जाता हूं आपको, बड़े ग्रह पर चलो, छोटे पर क्या चलना। मैं कहां पर लेके जाता हूं आपको? बृहस्पति पर। चलो मैं बृहस्पति पर लेकर गया, और बृहस्पति में G का मान होता है भाई मेरे लगभग 25। एग्जैक्ट होता है, यदि एग्जैक्ट बात करूं तो एग्जैक्ट होता है आपका 24.79, है ना। अब मैं आपसे पूछूं, इस 50 किलोग्राम या 50 द्रव्यमान वाली वस्तु का भार बृहस्पति में कितना होगा? तो वही पिक्चर होगी। W बराबर क्या होगा? M × G होगा कि नहीं होगा? तो M कितना है? 50 किलोग्राम ही है, चेंज नहीं होगा, ये चेंज होने वाला है ही नहीं। और G कितना है आपका? कहाँ पे? बृहस्पति में G कितना है? 25 है सर। 25 पंचा कितना होता है? 125। तो W कितना हो जाएगा? 125 और 0 लगा दो, 1250 किलोग्राम वेट होगा आपका बृहस्पति में। तो भार तो चेंज हुआ, लेकिन मैं इस 50 किलोग्राम की वस्तु को बृहस्पति पर लेके गया, तो द्रव्यमान में तो कोई चेंज ही नहीं आया, मास में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया। तो एक बात यहां से निकल कर आई है, नोट लिखवाऊंगा, इसको लिख लेना, कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, मास, कभी भी कहीं भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर लेके जाओ उसको,
चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, बदलेगा नहीं कहीं पर भी। क्या नहीं बदलेगा? मास। लेकिन 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 बदलेगा क्या? तो बदलेगा वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान सॉरी भार। क्या बदलेगा? भार बदलेगा, वेट बदलेगा, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान 72 किलोग्राम है, द्रव्यमान दिया है, उसका चंद्रमा पर निम्न द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान तो कहीं पे चेंज भी नहीं होता, तो देखना भी नहीं है कि कहाँ पूछा है। यदि 72 है तो वो हमेशा 72 ही रहेगा। यदि ये पूछता कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होता, तो मैं आपको बता दूं चंद्रमा पर जी का मान होता है पृथ्वी की तुलना में, जी किसके लिए? ई के लिए। और मून के लिए कितना होता है? जी 1/6। किसके लिए ये जी? मून के लिए, है ना। अब देखो पृथ्वी पर कितना दिया है इसने, वेट आपका 72, ज्ञात किस पर करना है आपको? चंद्रमा पर। तो जी का मान चंद्रमा पर कितना होता है? पृथ्वी की तुलना में 1/6, है ना, पृथ्वी की तुलना में। तो लगा दो 72/6 कितना हो जाएगा? 12। होगा कि नहीं होगा? तो आपका वेट कितना होगा चंद्रमा पे? 12। लेकिन द्रव्यमान कितना रहेगा आपका? 72 का 72 रहेगा, एक अभी चेंज होने वाला नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन में पूछा है कि यूरिया एक डेढ़ डेश है, यूरिया एक डेढ़ डेश है। आपको मालूम है कि खेती वाले किसान यूरिया का उपयोग करते हैं, इनऑर्गेनिक खाद का। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी उपज अधिक से अधिक हो खेत में, वो अधिक से अधिक उपज चाहते हैं, अधिक से अधिक अनाज चाहते हैं, जिससे उनको लाभ हो, उनकी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। सब कुछ चाहता है इस दुनिया में लाभ, उसी के लिए आप हो, उसी के लिए हम हैं। आप भी जॉब करना चाहते हो, मैं भी जॉब करना चाहता हूँ, है ना, ताकि क्या हो, अपन एक सेटल हो जाए, वेल सेटल हो जाए, अच्छी लाइफ बने। क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, बिना पैसे के कुछ है ही नहीं। तो पैसे प्राप्त करने के लिए मेन उद्देश्य उनका क्या है कि अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न हो, पैसे अधिक से अधिक आए, बिक्री अधिक से अधिक हो। तो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और वो इसका उपयोग करते हैं यूरिया का, है ना, DAP, ये सब इनका यूज़ करते हैं। किसके लिए? कि उपज अधिक से अधिक हो। तो ये है क्या यूरिया? मैं आपसे पूछूं, ये नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, क्षमता बढ़ाता है। लेकिन आजकल तो ऑर्गेनिक खेती होने लग गई है, जैविक खाद का उपयोग होता है, क्योंकि ये आपकी उपज क्षमता तो बढ़ा देगा, लेकिन मृदा की वर्षों दर वर्षों उर्वरक शक्ति को तो कम ही करता जाता है ना। केमिकल्स मिले हुए हैं, केमिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है एक्चुअली में? आपका नाइट्रोजनी उर्वरक। अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। चूंकि ये गलत है, क्वेश्चन टाइप गलत हो गया होगा, है ना। 1665 में नहीं की है भाई साहब मेरे, 1663 में, सॉरी गलत है, 1665 में की है इन्होंने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिकाओं की खोज की। अच्छी बात है, मेरे को ही मालूम है, आप याद कर लो नहीं मालूम हो तो। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में, अच्छा, मतलब इसने ये पूछा है कि जो कोशिका की खोज की है वो किसकी या किसके द्वारा की है, किसको लेकर की है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद हाथों से, उसने खुद अपने हाथों से, क्योंकि उस टाइम पे सूक्ष्मदर्शी नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उसने खुद हाथों से ही अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उस पर रखा किसको? माइक्रोस्कोप पे। जैसे माइक्रोस्कोप है तो इस पर रखा किसको? उसने कोशिका की खोज कैसे की? इस पर रखा उसने कार्क टिश्यू को, कार्क ऊतक को। अब आप कहोगे कि कार्क ऊतक क्या है? तो कार्क ऊतक होता है लकड़ी की छाल। लड़की नहीं बोला मैंने, लकड़ी बोला। लकड़ी की जो ऊपरी छाल होती है उसको बोला जाता है कार्क ऊतक, और उस कार्क ऊतक को उसने उस पर रखा। तो मैं बोल दूं किससे की? कार्क ऊतक से की, है ना। कार्क ऊतक क्या कहलाता है? लकड़ी की छाल, लकड़ी की छाल ही कहलाता है आपका कार्क ऊतक, है ना। इसने खोज कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो कार्क टिश्यू है या जो कार्क ऊतक है, ये होता है आपका कैसा? मृत।
कैसा होता है? मृत, डेड, मरा हुआ होता है। तो कोशिका की खोज तो इसने कारक ऊतक से की, मेरे को मालूम है, आपको भी मालूम चल गया। लेकिन मैं आपसे पूछूं, जो कोशिका की खोज कारक टिश्यू पे रॉबर्ट ने की थी, वो कोशिका जीवित थी कि अजीवित थी? तो आंसर होना चाहिए मृत कोशिका थी, अर्थात कैसी थी? अजीवित थी। कैसी थी? अजीवित कोशिका, है ना। अजीवित कोशिका की सर्वप्रथम इन्होंने खोज की, मरी हुई कोशिका की। लेकिन कोशिका की खोज तो कर दी, कम से कम बता तो दिया कि कोई भी जीवित पदार्थ या प्राणी या वस्तु कोशिका से मिलकर बनी होती है, क्योंकि वो कारक टिश्यू किसका पार्ट है? पेड़ पौधों का ही पार्ट है ना, लकड़ी की छाल, है ना। तो वो उस हिसाब से उन्होंने बताया। अब क्वेश्चन पूछे किस तरीके से आते हैं वो देखो, कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? आंसर क्या करना है? रॉबर्ट हुक ने की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज, कंफ्यूज करने के लिए। अब आपको मालूम है कारक टिश्यू से की है, जब वो कारक टिश्यू कैसा आपका मृत है, तो मृत कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की है, और सबसे पहले की है। कि सबसे पहले की है। बात आई क्लियर, समझ में? अब यदि आपको मालूम नहीं है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज फिर किसने की होगी, तो जीवित कोशिका की खोज की है आपके ल्यूवेनहॉक ने। मैं लिख देता हूं इधर पे, जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। अच्छा, वो जीवित कोशिका जो खोजी थी इन्होंने, वो क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, वो जीवित कोशिका आपकी जीवाणु थी। किसको खोजा था? जीवाणु को, बैक्टीरिया को। सर्वप्रथम खोजी गई जीवित कोशिका क्या है? आपकी जीवाणु। किसके द्वारा खोजी गई? ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है, संक्रमित पूछा है जो संक्रमण के दौरान हो, है ना। छूने से, जैसे कोरोना वायरस, वायरस के द्वारा संक्रमण से ही फैलता है वायरस। बैक्टीरिया से भी हो जाता है आपको, कवक से भी हो जाता है, प्रोटोजोआ से भी हो जाता है। संक्रमित ज्वर पूछा, संक्रमित बुखार। तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? ब्लड सेल्स। कौन सी ब्लड सेल्स सर्वाधिक सक्रिय होती, एक्टिवेट हो जाती, एक्शन में आ जाती हैं लड़ने के लिए, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। मेरे पर अटैक करते हो, किससे कहती हैं ये? वायरस और बैक्टीरिया से। आ जाओ देख लेते हैं, लड़ाई होती है फिर। लेकिन वो लड़ाई होती है कहाँ पर? शरीर के अंदर। वो लड़ाई करता कौन है? तो रक्त की कोशिकाएं करती हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त की कौन सी कोशिकाएं करती हैं वो लड़ाई? कौन सी कोशिकाएं? तो आंसर करना है WBC। चूंकि आपको यदि कोई संक्रमण के द्वारा रोग होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक के द्वारा, इस संक्रमण के द्वारा फैलते हैं, है ना, और आपको बुखार आया, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड में, आपका ब्लड है बॉडी में, 3 सेल्स पाई जाती हैं ब्लड में, है ना। वो 3 सेल्स कौन सी? एक है आपका RBC, एक है आपका WBC, और एक आपका प्लेटलेट्स, है ना। ये तीनों की तीनों आपकी ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, इन दोनों को नहीं पढ़ना अभी। पढ़ना किसको है? RBC को। RBC क्या करती है? अटैक करती है। क्या करती है? अटैक करती है। किस पर करती है? तो वायरस पर करती है और बैक्टीरिया पर करती है ना। इनको किल करने का काम करती है, मैं कह सकता हूं। किनको मारने का काम करती है? वायरस और बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। ये आपको सुरक्षा प्रदान करती है WBC, है ना। किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान की? वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की। तो इसके अन्य नाम देख लो जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अन्य नाम बताऊंगा, याद रख लेना, बहुत बार पूछे गए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बॉडीगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? अब मेरे को बॉडीगार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, अपन है ना इतने फेमस आदमी नहीं है,
लेकिन बॉडीगार्ड लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए बॉडीगार्ड लगाए जाते हैं ना, सुरक्षा दें ताकि अपने मालिक को, अपने बॉस को। तो मैं यदि आपसे पूछूं, आप बॉस हो, आपको आपकी बॉडी के अंदर रोगों से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? आपकी WBC। कौन करता है? WBC। इसीलिए इनको बॉडीगार्ड सेल कहा जाता है। अन्य नाम क्या हो गया? बॉडीगार्ड कोशिका, बॉडीगार्ड कोशिका, है ना, पहला नाम हो गया। दूसरा, ये लड़ाई भी करती हैं, इसलिए इसको फाइटर सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइटर सेल। अब मैं आपसे पूछूं कि अपने जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, है ना, जो अपने देश को चलाते हैं एक्चुअल में, वास्तव में, क्योंकि वो रक्षा करते हैं आपकी, आपको एहसास नहीं होता, आप घर में बैठे रहते हैं, दिन रात तो वो जागते हैं, दिन रात तो ड्यूटी वो करते हैं, आप मज़े करते हो। और मज़े कब कर पाते हो? जब वो ड्यूटी करते हैं, जब वो अपना कर्तव्य निभाते हैं सीमा पर। तो सीमा पर वो रक्षा ही करते हैं अपन की, अपने देश की, है ना। वैसे ही वायरस और बैक्टीरिया से रक्षा करता है आपका WBC आपकी बॉडी के लिए। तो इसको एक अन्य नाम दिया जाता है आर्मी सेल, आर्मी सेल या सैनिक कोशिकाएं बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? सैनिक कोशिकाएं। ठीक है, अच्छी बात है, ये मैंने इसके अन्य नाम बता दिए, है ना। तो आपका WBC आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। ठीक है ना। संक्रामक रोग किसके द्वारा होते थे? मैंने अभी आपको बोला है, किसके द्वारा? वायरस, विषाणु, है ना, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। इन चारों के द्वारा, या ये चार संक्रमण के दौरान फैल जाते हैं। किसके दौरान? संक्रमण दौरान, संक्रमण के दौरान या संक्रमण में, संक्रमण में होते हैं। ठीक है, ये चारों। अब उसने पूछा है कि असंक्रामक रोग की पहचान कीजिए, असंक्रामक रोग की पहचान कीजिए। सीधी सीधी बात है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, इन तीन में एक ही ऑप्शन होगा आपका जो इसके द्वारा नहीं होगा, जो इसके द्वारा नहीं होगा रोग, है ना, तो वो क्या होगा? असंक्रामक रोग होगा। इसके द्वारा होता तो वो क्या हो जाता? संक्रामक रोग हो जाता। तो मैं आपको बता दूं, रेबीज होता है आपका विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। सिफिलिस और हैजा होते हैं आपके जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु द्वारा, है ना। और घेंगा किसके द्वारा होता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। थायराइड ग्लैंड है ना जो आपकी, फूलने लग जाती है, अच्छे से काम नहीं करती फिर वो। तो ये घेंगा क्या है आपका? आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड ग्लैंड आपकी सूज जाती है। आयोडीन, नमक, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है आपको? घेंगा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा आपका? घेंगा असंक्रामक रोग होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं। इसके द्वारा, तो मैं पहले आपको बता दूं एक्चुअली में वृद्धि हार्मोन कौन है आपकी बॉडी की, या बॉडी में, आपकी बॉडी में आपका वृद्धि हार्मोन है कौन? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन निकलता किससे है? तो ये निकलता है आपका पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से निकलता है ना। अच्छा, ये जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है करवाता क्या है आपकी बॉडी में?
तो यदि आपकी ग्रोथ हो रही है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की, वृद्धि की बात कर रहा हूँ। मैं छोटा था, मैं इतना बड़ा हो गया, आप भी इतने बड़े हो गए हो, तो वो ग्रोथ किस हार्मोन के द्वारा हुई है आपकी, मैंने हार्मोन का नाम पूछा है, किस हार्मोन के द्वारा हुई। तो उस ग्रोथ को करवाने के लिए जिम्मेदार होता है आपका सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। यह क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। इसीलिए इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, अदर नेम क्या हो जाएगा, अदर नेम ग्रोथ हार्मोन। क्या होगा अदर नेम, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा है आपका ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। अर्थात ये आपको हाइट प्रदान करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी होता है, अदर नेम होता है इसका हाइट हार्मोन। क्या होता है, हाइट हार्मोन। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि यदि इसका स्त्रावण कम हो जाए, ये निकले कम, जितना आपको निकलना चाहिए नॉर्मल में, नॉर्मल से कम निकले तो क्या होगा, आपको रोग होगा। यदि नॉर्मल से कम निकलता है तो रोग होगा, नॉर्मल से अधिक निकलता है तो रोग होगा। तो नॉर्मल से कम निकलेगा तो सीधी सीधी आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि की कमी हो जाएगी, आपकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसकी कमी से होगा क्या, आपकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो आप कैसे रह जाओगे, बौने रह जाओगे, छोटे से रह जाओगे, है ना। तो आपको रोग कौन सा होगा, डवार्फिज्म, बौनापन। कौन सा रोग हुआ, डवार्फिज्म रोग हुआ, बौनापन, इसकी कमी से। अब इसकी अधिकता से होता क्या है, मैं आपको बता दूं, अपने जो खली साहब हैं द ग्रेट खली, जो WWE में लड़के आए, धमक के आए, भीम का शरीर उनका है कि नहीं, तो वो उनका भीम का शरीर क्यों था, क्यों है मालूम है, यही हार्मोन की अधिकता है उनकी बॉडी में, इस ग्रोथ हार्मोन की, इस सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की अधिकता है। इसकी अधिकता से क्या होगा, या फिर यह जब अधिक निकलेगा तो इससे भी क्या होगा, आपको रोग ही होगा। और रोग कौन सा होगा, ये क्या है आपका रोग है, और इधर भी क्या होगा, आपको रोग ही होने वाला है ना। तो इसकी अधिकता से रोग कौन सा होता है, जाइगेनेटिज्म, जाइगेनेटिज्म, हिंदी में इसको आप बोलोगे भीमकाय रोग। इसमें शरीर भीमकाय हो जाता है, भारी हो जाता है। एग्जाम्पल आपका खली है, देख लेना। तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्त्रावित होता है, क्योंकि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या कहलाता है आपका, वृद्धि हार्मोन कहलाता है, ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, या इसको अन्य नाम दिया मैंने हाइट हार्मोन। एक निकला किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है। यमुना नदी जो कि दिल्ली के पास है, तो उसने कहा प्रदूषित है, इसका कारण बताइए मेरे को। पहला ऑप्शन दिया है अपने भाई ने कि पानी में रहने वाले जानवर, यमुना नदी में पानी में रहने वाले जानवर, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं लगा मेरे को। बी नंबर है नदियों का इसमें शामिल होना, छोटी छोटी नदियों का, ठीक है कुछ हद तक चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा अभी। अनुपचारित मलजल का निर्वहन, डी नंबर है इसके तट पर थर्मल प्लांट। देखो चूंकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि गंगा नदी या यमुना नदी की बात, सॉरी, यमुना नदी प्रदूषित क्यों होती जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जो आपके कारखाने हैं बड़े बड़े, उन कारखानों से जो दूषित या प्रदूषित जल निकलता है वो सीधे के सीधे आप गंगा नदी, अरे सॉरी यमुना नदी, गंगा एक तो ऊपर से चढ़ जाती, गंगा जमुना सरस्वती, यमुना है ही नहीं, वो जमुना आ जाती तो यमुना भूल जाता। तो उन्होंने कहा कि जो कारखानों से प्रदूषित जल निकलता है वो सीधे के सीधे उस पानी को छोड़ा जाता है किसमें, यमुना नदी में। तो एक बहुत बड़ा कारण है ये। और उस यमुना नदी के आस पास या किनारों पर जो आबादी रहती है, तो आबादी गंदगी तो फैलाती है, मल मूत्र और गंदा पानी उनके द्वारा, वो भी सीधा के सीधा कहाँ पर जाता है आपका, यमुना नदी में। तो उपचारित नहीं है, पूरा अनुपचारित कार्य है यह। तो अनुपचारित निर्वहन के कारण प्रदूषित हो रही है आपकी क्या, गंगा नदी। क्या हो जाएगा आंसर सी। अस्थि मैट्रिक्स में समृद्ध होती है ना। ऑप्शन नंबर ए है आपका फास्फोरस और पोटेशियम, बी है आपका कैल्शियम और फास्फोरस। आंसर आप दे दोगे, आगे मेरे को नहीं पढ़ना। अब देखो मैं बताऊंगी अस्थि
का निर्माण कौन से मिनरल करते हैं, कौन से खनिज पदार्थ करते हैं अस्थि का निर्माण? खनिज की बात कर रहा हूँ ना, खनिज पदार्थ की। बाकी और भी फैक्टर हैं जो निर्माण करते हैं, सेल भी हैं इनकी, क्योंकि कोई भी अंग मिलकर किससे बना होता है, या ऊतक या कोई भी हो किससे मिलकर बना होता है, सेल से। तो सेल से तो मिलकर बना है, मैं अभी नहीं बताऊंगा कौन सी सेल से। ऑस्टियोक्लास्ट सेल से और ऑस्टियोब्लास्ट 2 सेल होती हैं। पूरा का पूरा टॉपिक है कंकाल तंत्र में, बताऊंगा जब कभी पढ़ाने का मौका आएगा तो पढ़ा भी दूंगा। तो खनिज पदार्थ की बात करूं तो इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं? एक होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा होता है आपका कैल्शियम फास्फेट। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन से मिनरल पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस 2 मिनरल पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस 2 मिनरल पाए जाते हैं अस्थि में, हड्डी में। तो कैल्शियम और फास्फोरस है तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या देखना आगे? कुछ नहीं देखना, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। लेकिन आपको वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं कहलाता है। सीधी की सीधी डेफिनेशन यदि आपने पढ़ा होगा, अभ्यारण्य क्या कहलाता है? तो सरकार पशुओं के लिए एक जगह बनाती है ना, जिस पर सरकार का नियंत्रण रहता है, या कोई प्राइवेट संस्थान उस पर उसकी देख रेख करे, तो वो कहलाता है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। यह किसके लिए बनाया जाता है? पशुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर है आपका बाढ़, दूसरा है चक्रवर्ती तूफान, तीसरा है वर्षा, चौथा है भूकंप। तो मैं बता दूं कि वर्षा तो आजकल आप यार मोबाइल में देख सकते हो ना, वेदरकास्ट WTC में कितनी वर्षा हुई आप घर बैठे। मैंने भी मोबाइल में ही देखा यार कि आज तो बारिश है यार, चलो ठीक है मेरा ड्रा हो जाएगा, भारत तो जीत ही नहीं रही। लेकिन यार इन्होंने पिक्चर कर दी, ये जीत के लिए जाने लग गए। अब ये भी नहीं समझते कि मैं इनके 2 सेशन में विकेट ले लूँगा क्या। अब टीम डिसाइड क्या करती है कि 2 सेशन में अपन इनको ऑल आउट कर लेंगे, तुम खेलो मार के खेलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी तो होना चाहिए कि आपको इतना मालूम तो होना चाहिए कि आप नहीं जीत पा रहे हो तो ड्रा के लिए जाओ। जीत आपका फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन सही टाइम पर आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए मेरे भाई कि ड्रा भी मैच जीतने से बड़ा भी होता है, जीतने के बराबर भी होता है। लेकिन नहीं, अपने कोहली भाई को जीतना है, जीतो हार जाओ। अभी दाग लगे हुए उस पर यार, एक आध वर्ल्ड कप मिल जाए, एक आध 2 वर्ल्ड कप, तब वो माना जाएगा कि हाँ यार इसने सफल कप्तानी की। अभी तो यार देखो पीछे है, सीधी सीधी बात है। यही बात है कि वर्षा का तो आप पूर्वानुमान लगा सकते हो, बाढ़ का भी चलता है और चक्रवर्ती तूफान, इन तीनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आजकल तो भूकंप भी पता चल जाता है कि इस जगह पे आना है, लेकिन ये 3 इस भूकंप से आगे हैं, है ना। भूकंप इनके पीछे है थोड़ी। भूकंप क्या है ना, एकदम से लार्वा आता है, उफान आता है पृथ्वी के द्वारा। तो भूकंप का पूर्वानुमान एग्जैक्ट नहीं ज्ञात की जा सकता। तो डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका राइट ऑप्शन अलग कलर से कर देता हूँ ताकि पहचान जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 12वां या 13वां सॉरी, ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरणें हैं। तो ओजोन किन किरणों का अवशोषण करता है और क्यों करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं उनमें से एक तरंग होती है परावैगनी विकिरण, परावैगनी किरण है। उन परावैगनी विकिरणों का या किरणों का अवशोषण करता है आपकी ओजोन परत। क्यों करता है? क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। यदि परावैगनी किरण पृथ्वी पर आती हैं तो आपकी त्वचा पर पड़ेंगी, आपकी स्किन पर पड़ेंगी और आपको होगा स्किन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो एक प्रकार का नुकसान ही है। और इस परावैगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकता कौन है? आपकी ओजोन परत रोकती है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर परावैगनी किरण। 14वां क्वेश्चन क्या है? जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वह तदनुसार नमक तथा बनाती है। चलो धातु की अम्ल के साथ क्रिया करवा लो पहले, फिर देख लेते क्या क्या बनता है। उसने बता तो दिया नमक बनता है, आगे बताओ नमक के साथ क्या बनता है। मैंने धातु ले ली इधर पर, सोडियम, धातु ही है आपकी सोडियम, है ना। सोडियम की मैंने किसके साथ क्रिया करवानी है? अम्ल के साथ। HCl आपका फेवरेट अम्ल, खानदानी, सभी को लेता है, मैंने भी ले लिया ताकि समझ में आ जाए आपको। मैंने इसके साथ क्रिया करवाई तो इसने खुद क्वेश्चन में बोल दिया कि नमक बनाती है, अर्थात NaCl बनाती है। क्या बनाती है? NaCl। और साथ में अब बचा क्या आपका? इकलौता H, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बनाएगी और क्या है? अब यदि हाइड्रोजन ऑप्शन में तो वो आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। C नंबर है, चूँकि टाइपिंग मिस्टेक है D और C की, हाइड्रोजन आंसर होगा, मैं तो इतना जानता हूँ। 15वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत पूछा है।
जिससे ऊर्जा आप पहले से प्राप्त करते आ रहे हो। परंपरागत करता है जो पहले से परंपरा चली आ रही है ना। सूर्य से आप क्या पहले से करते आ रहे हो? अभी लगाए ना आपने सोलर पैनल, फिर आप आज सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने लग गए, आज सूर्य से ऊर्जा बनाने लग गए, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। वायु, जैसे पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्या वायु का उपयोग कर आपने प्राचीन काल से पहले से ही इसका उपयोग किया वायु व पवन चक्की में, अभी स्टार्ट हुई आपकी। जल का टर्बाइनर में जब आप जल का यूज करते हो तो जल का पहले से करते आ रहे हो। आज ये चीज़ें तीनों की तीनों आज ही हुई हैं, तो ये तीनों गलत ऑप्शन हो जाएंगे। अब चूंकि कोयला है, जो आपका कोयला के द्वारा आप प्राचीन काल से ही ऊर्जा प्राप्त करते आ रहे हो। कोयला को जलाया, कई काम है कोयला के, कोड़े में आग तापने के लिए ठंडियों में, है ना, प्रेस करने के लिए कोयला से ऊर्जा प्राप्त कर रही है आपने, खाना बनाने के लिए भी कोयला का यूज़ किया आपने, आजकल भी कोयला का यूज़ होता है, तो कोयला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए ही आपके क्वेश्चन डिस्कस हो गए और आने वाली वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।